हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जापान में प्रधानमंत्री के पद, उसकी नियुक्ति, योग्यता एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जापान में, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले की वीडियो में बताया कि जापान में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण समस्त कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री में किया गया है। जापान में सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदस्य करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सम्राट की स्वेच्छा या उसकी इच्छा का कहीं कोई स्थान जापान में नहीं है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में दो योग्यताएं निश्चित की गई हैं। पहला, उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए और दूसरा, उसे असैनिक होना चाहिए, यानी सैनिक क्षेत्र में उसे वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वर्तमान संविधान के अंदर प्रधानमंत्री की शक्ति को या उसकी स्थिति को बहुत मजबूती प्रदान की गई है। संविधान ने समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है और प्रधानमंत्री उसका कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्तिशाली संस्था का नेता है, यानी कैबिनेट का अध्यक्ष होने के नाते समस्त शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो प्रधानमंत्री में ही किया गया है। प्रधानमंत्री डाइट के बहुमत दल का सदस्य होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है। वर्तमान संविधान के अंदर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत सुदृढ़ की गई है। कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेशों एवं विधियों पर संबंधित मंत्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। ने एक तरह से कहा, जापान की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री जो है वो अंतिम रूप से समस्त शक्तियों का पालक है, या समस्त निर्णय उसके आधार पर ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के क्षेत्र में सबसे पहले आता है मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ। मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियों से आशय है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सम्राट उनकी मात्र पुष्टि करता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने के पश्चात उनमें विभागों के बंटवारे के संबंध में भी समस्त निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहयोग ना करे या उसके आदेशों का उल्लंघन करे तो प्रधानमंत्री उसको पद से भी हटा सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है और वही ये निश्चित करता है कि मंत्रिमंडल की बैठकें कब होंगी, कहाँ होंगी और उसमें क्या कार्यसूची या कौन से विषय विचार करने योग्य रखे जाएंगे। यानी मंत्रिमंडल से संबंधित प्रत्येक अंतिम निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। अगला आता है दल से संबंधित शक्तियाँ। प्रधानमंत्री न केवल देश का प्रमुख नेता होता है बल्कि अपने राजनीतिक दल का भी प्रमुख नेता होता है। आम चुनाव जो होते हैं प्राय उसी के व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर लड़े जाते हैं। डाइट में बहुमत दल के समर्थन पर ही वह और उसका मंत्रिमंडल शासन की गृह तथा विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करता है। दलीय संगठन के कारण दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि तथा बहुमत दल का वरिष्ठ नेता होने के कारण उसका राष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान होता है। अगला है सम्राट एवं प्रधानमंत्री के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों से सम्राट को अवगत कराते रहते हैं और साथ ही सम्राट जो भी व्यवस्था के अंदर जिस भी तरह के परिवर्तन चाहते हैं उस तरह के सम्राट की इच्छा से संबंधित बातों को अपने मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है।
अगला आता है डाइट के नेता के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री डाइट का मुख्यतः प्रतिनिधि सभा का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम नीति का स्रोत है। शासन की नीतियों से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। डाइट के नेता होने के कारण वह विधियों के निर्माण, वार्षिक बजट की तैयारी, सदन की कार्यवाही तथा उसमें व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में पथ प्रदर्शन करता है। अगला है नियुक्ति पर अधिकार। प्रधानमंत्री को उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त है। यद्यपि वह इस संबंध में अन्य मंत्रियों से विचार विमर्श करता है, किंतु इस संबंध में उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस संदर्भ में विचार विमर्श अवश्य कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह वैदेशिक नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जापान के विश्व के अन्य देशों से किस प्रकार के संबंध होंगे, किस तरह के आर्थिक या वाणिज्यिक या व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे, इन सब के संबंध में अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। अगला है संकटकालीन अधिकार। जापान में सिद्धांततः और व्यवहार में दोनों तरह से संकटकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं। हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, लेकिन जापान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संकट काल की स्थिति में या सामान्य स्थिति में हर तरह का जो निर्णय लिया जाता है वो मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। मंत्रिमंडल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री पर ही संकटकालीन स्थिति को संभालने तथा संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग का दायित्व है।